नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमारी कंप्यूटर की 2 क्लासेस हुई हैं। 2 क्लासेस के अंदर जो हमने देखा था वो फर्स्ट क्लास में अपन ने कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था। उस के अंदर जो अपने कंप्यूटर के टॉपिक थे वो सारे अपन ने कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड उनके बारे में डिस्कशन किया था। जिसमें अपने कंप्यूटर का ओवरव्यू, कंप्यूटर की परिभाषा, जो पहला अपना टॉपिक था कंप्यूटर का ओवरव्यू, उसके अंदर अपनी कंप्यूटर की परिभाषा थी, कंप्यूटर की जनरेशन थी। कंप्यूटर की जनरेशन के अंदर अपन ने टोटल जो जनरेशन देखी थी उसमें से फर्स्ट जनरेशन अपनी जो स्टार्ट हुई थी कंप्यूटर की वो 1942 से 55 तक चली थी, जिसे अपन कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं। जिसमें जो डिवाइस थी वो वैक्यूम ट्यूब थी और मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया था। इसमें फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनके एग्जांपल एनीवेक हो गया, एडसेक हो गया, यूनिवेक हो गया। ये अपने फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर थे। इतने लंबे टाइम के बाद में 2 क्लासेस हो चुकी थी। अपनी तीसरी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉल आपका हो जाएगा, स्टार्टिंग की 2 क्लासेस के अंदर अपन ने क्या किया है उस बारे में। तो अपन फर्स्ट जनरेशन अपनी जो हुई थी वो 1942 से 55 तक थी। सेकंड जनरेशन 1955 से 64 तक थी, जिसके अंदर जो डिवाइस स्विचिंग डिवाइस जो यूज की गई थी ट्रांजिस्टर और चुंबकीय टैप वगैरह। जो सेकंड जनरेशन में जो कंप्यूटर आए थे वो अपने IBM 700, IBM 1401, IBM 1600। थर्ड जनरेशन जो स्टार्ट होती है वो अपनी 1964 से 75 तक चली थी, जिसमें आईसी फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस हुई थी कंप्यूटर के लिए। आईसी फर्स्ट टाइम जिसका यूज़ किया गया था वो थर्ड जनरेशन में हुआ था। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि आपका आईसी का यूज़ किस जनरेशन के अंदर हुआ था, तो वो थर्ड जनरेशन के अंदर हुआ था। और इसके साथ ही मैग्नेटिक कोर का यूज होना स्टार्ट हो गया था। इसी टाइम पे एक हाई लेवल लैंग्वेज भी यूज़ की गई थी, फॉरट्रैन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसका यूज भी थर्ड जनरेशन के अंदर ही हुआ था। थर्ड जनरेशन में जो इस कंप्यूटर आए थे वो थे IBM 360, 370, PDP और यूनिवैक। अब अगर हम फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं तो फोर्थ जनरेशन अपनी स्टार्ट होती है 1975 से और 89 तक। इसके अंदर जो डिवाइस यूज होती है उस डिवाइस में आपकी आ जाती है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो आईसी चिप होती है वो इसके अंदर यूज होती है। इसके बाद OS ऑपरेटिंग सिस्टम का इस जनरेशन में यूज होने लग जाता है। मेन जो फोर्थ जनरेशन का कंपोनेंट मैंने आपको बताया था वो माइक्रो प्रोसेसर था। माइक्रो प्रोसेसर की वजह से इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनको माइक्रो कंप्यूटर के रूप में जाना जाने लगा। और जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर आया था वो इंटेल कंपनी का 4004 आया था। माइक्रो प्रोसेसर सिलिकॉन की बनी एक चिप होती है बेसिकली। और जो फोर्थ जनरेशन के जो एग्जांपल हैं वो आपका क्रे फर्स्ट हो गया, PDP 11 हो गया, डेक 10 हो गया। जो फोर्थ जनरेशन थी उसके बाद में अपनी फिफ्थ जनरेशन आती है। फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं अपन, तो फिफ्थ अपनी स्टार्ट होती है कहाँ से? फिफ्थ स्टार्ट होती है अपनी 1989 से और प्रेजेंट में अब तक जो चलती है से अपन फिफ्थ जनरेशन बोलते हैं। इस टाइम पीरियड में जो आईसी यूज होने लगी थी वो ULSI यूज होने लगी थी। कौन सी? ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसी टाइम पे जो जिस तरीके से फोर्थ जनरेशन के अंदर आपने देखा माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगा था, फिफ्थ जनरेशन के अंदर भी एक न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई थी, AI टेक्नोलॉजी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए लाइक एक ह्यूमन की तरह थिंकिंग वाली बात हो गई थी कंप्यूटर सिस्टम में। फिफ्थ जनरेशन के जो एग्जांपल हैं, जो फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर आए हैं उनके एग्जांपल लैपटॉप, पाम टॉप और नोटबुक हैं।
फिफ्थ जनरेशन में मेनली जो था वो VLSI और AI जनरेशन, ये चीज़ यूज़ की गई थी। फिफ्थ जनरेशन के बाद हम अगर बात करते हैं तो कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है, कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है बेसिकली। एक अनुप्रयोग के आधार पर, दूसरा आकार के आधार पर और तीसरा उद्देश्य के आधार पर। इसके बाद हमने देखा था कि अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। एक एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, इन जो 3 तरीके के जो कंप्यूटर थे अपने, उनके बारे में हमने बेसिक अपना डिटेल से पढ़ लिया था पहली वाली क्लास में। इसके बाद आकार के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में मैंने कुछ बताया था आपको कि इसके जनक कौन है सुपर कंप्यूटर के, तो वो सैमुअल क्रे हैं और इसकी स्पीड को फ्लॉप्स में मापा जाता है। लास्ट अपना बचता है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर इसको बेसिकली 2 तरीके से डिजाइन किया गया था, सामान्य पर्पज के उद्देश्य से और एक विशेष पर्पज के, जो कंपनी वगैरह मैंने आपको बताया था। एक नॉर्मल जिसमें अपन कोई भी एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, वो अपने सामान्य पर्पज के हो गए थे, और दूसरा अपना विशेष पर्पज से, जो किसी कंपनी के द्वारा डिजाइन किया जाता है, उसको विशेष पर्पज वाले कंप्यूटर बोला जाता है। इसके बाद अपना लास्ट आता है, वो है कंप्यूटर की विशेषताएं। फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने जो बताया था उसके अंदर लास्ट टॉपिक था कंप्यूटर की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, तो इसमें पहला आता है अपना स्पीड, गति। ये फास्ट स्पीड से वर्क करता है, किसी भी इनपुट को लेने के बाद में उसकी प्रोसेसिंग और आउटपुट तक की जो प्रोसेस होती है कंप्लीट, वो बहुत फास्ट होती है। सेकंड नंबर पे आता है ये एक्यूरेट रहता है, मतलब जो भी इनपुट आप दोगे उसके अकॉर्डिंग ये एक्यूरेट रिजल्ट आपको प्रोवाइड कराएगा। ये बेसिकली गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट प्रोसेस पर वर्क करता है। अगर यूजर सही और एक्यूरेट इनपुट प्रोवाइड कराता है तो आपको आउटपुट भी क्या मिलेगा, एक्यूरेट ही मिलेगा। इसकी भंडारण क्षमता, स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा होती है। वर्सेटिलिटी मतलब बोल सकते हैं आप, अनेक क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है इसका। विश्वसनीयता, बिना रुके ये लगातार काम कर सकता है। स्वचालित है, एक बार आप इनपुट प्रोवाइड करा दोगे तो उसके बाद ये उस काम को, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ऑटोमेटिकली वर्क करता रहेगा। कर्मठता, एक ही काम को बार बार ये रुकता नहीं है या थकता नहीं है, एक ही काम को बार बार करने में इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्विक डिसीजन, जल्दी से अपना डिसीजन ये प्रोवाइड कराता है हमें। और सिक्योरिटी, जो भी हम इसको देते हैं वो कहीं शेयर करने वाली बात नहीं होती, वो सिक्योर रहता है वो डाटा कंप्लीट। ये नॉर्मल आपके कंप्यूटर की विशेषताएं थी। इसके साथ में इसकी कंप्यूटर की कुछ कमियां भी हैं, जिनको कंप्यूटर की लिमिटेशन बोला जाता है। बेसिकली 3 तरीके की कमी है इसमें। नो आईक्यू, इसमें कोई आईक्यू लेवल नहीं होता। ये खुद के दिमाग से कुछ नहीं सोच सकता, जो हम इनपुट इसको प्रोवाइड कराते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये हमें रिजल्ट क्या है, प्रोवाइड कराता है। दूसरा जो इसकी कमी है वो है, इसमें वायरस का खतरा बना रहता है। तीसरा ये इलेक्ट्रिसिटी पे क्या है, डिपेंड रहता है। ये सारी चीज़ें अपन फर्स्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। इसके बाद अपनी सेकंड क्लास जो आती है, सेकंड क्लास में मेनली अपने जो इसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर थे उनके रिगार्डिंग अपन ने बात की थी। तो हार्डवेयर में मैंने आपको बताया था इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह, ये हार्डवेयर में कौन कौन से घटक आते हैं वो सारी चीज़ें। इनपुट में मैंने आपको स्कैनर के बारे में बताया था, कीबोर्ड के बारे में बताया था, MICR OMR के बारे में बताया था, OCR। इन सब की मैंने फुल फॉर्म के लिए भी बोला था आपसे कि बेसिकली इनकी फुल फॉर्म से क्वेश्चन क्या है पूछे जाते हैं। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस में आपकी वेबकैम भी आ जाता है। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस में ही हमने कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में बात की थी, जो माउस हो गया, इसमें ट्रैक बॉल हो गया, टच पैड है, ग्राफिक्स है और टैबलेट है, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, ये सारी क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं, जो एक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में वर्क करती हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट आता है इसमें आउटपुट। आउटपुट डिवाइसेस के रूप में मेनली जो यूज़ की जाती है वो डिवाइस है अपनी मॉनिटर। उसके बाद प्रिंटर, प्रिंटर को भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया था, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह वर्क करने वाले भी कुछ डिवाइसेस के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे फैक्स मशीन है जो इनपुट और आउटपुट दोनों पे वर्क करती है।
टच स्क्रीन है, एक साथ में आप आउटपुट भी देख सकते हो, टच के साथ में आप उसको इनपुट भी प्रोवाइड करा सकते हो। डिजिटल कैमरा, एक साथ में आप फोटो खींचते हो तो वो इनपुट के रूप में वर्क हो जाता है, और साथ के साथ उस फोटो को आप देखते हो तो वो आउटपुट का रूप हो जाता है। मॉडेम भी इसी तरीके से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के रूप में यूज किया जाता है। बेसिकली जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनसे इन डेप्थ में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, पर ये पूछ किया जाता है कौन सी इनपुट डिवाइसेस है, कौन सी आउटपुट डिवाइसेस है। मॉनिटर में टच स्क्रीन जो मॉनिटर आता है वो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह वर्क कर सकता है, लेकिन बेसिकली मॉनिटर का यूज क्या है, आउटपुट के रूप में किया जाता है। उसके बाद हमने कुछ मेमोरी पार्ट्स थे उनके बारे में डिस्कस किया था। मेमोरी में कैच मेमोरी जो सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। अपन अगर कंपैरिजन करते हैं कैच मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में, तो इसमें बेसिकली यही आता है कि कैच मेमोरी की स्टोरेज क्षमता कम होती है, स्पीड सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। उसके बाद प्राइमरी की स्टोरेज क्षमता कैच मेमोरी से ज़्यादा होती है, स्पीड कैच मेमोरी से कम होती है। उसी तरीके से सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं अपन, तो इसकी स्टोरेज क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी स्पीड जो होती है वो प्राइमरी मेमोरी से भी क्या है, कम होती है। प्राइमरी मेमोरी में हमने दो पार्ट देखे थे, रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। इनके बारे में भी मैंने आपको सेकेंड वाली जो क्लास थी उसमें आपको बता दिया था। ये अपने बेसिकली हार्डवेयर वाले पार्ट हो गए थे। सॉफ्टवेयर में अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी, किस तरीके से एक यूज़र इंटरफेस के रूप में वर्क करता है ओएस, जब हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच में इंटरेक्ट करवाने का जो काम करता है वो अपना ओएस करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके जो एग्जांपल थे मैक, एंड्रॉयड वगैरह के जो थे, मैंने सब आपको पहले से ऑलरेडी बता दिया था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो ब्राउज़र थे, जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हो नॉर्मली, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो, वो जो आपके सिस्टम से आपको इंटरेक्ट करवाती हैं, वो आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। बेसिकली जो एप्लीकेशन आपकी यूजेबल होती हैं, जिनसे आप वर्क निकालते हो, स्पेशली आप बाहर से डालते हो जिन एप्लीकेशन को, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इनके बारे में अपन पहले प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं। इसके बाद अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की रहेगी, जिसके बारे में अपन आप डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको किसी भी जगह किसी भी टॉपिक में कोई समस्या आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि सर यह टॉपिक समझ नहीं आया, मैं आपको उसे सही से समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और उन सभी फ्रेंड्स को शेयर करें जिनको इसकी जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, ये आपकी थर्ड क्लास है कंप्यूटर की। दो क्लासेज में आपका 50 से 60% आपका जो कंप्यूटर कोर्स है वो कवर हो चुका है। बाकी की इसके बाद एक दो क्लासेज और होंगी, उसके बाद आपका कंप्यूटर वाला कोर्स क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये स्पेशली आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसके बेसिक जो पार्ट हैं उनसे आपके क्वेश्चन बनने की संभावना है। इस स्लाइड में आपको केवल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में डिटेल दी गई है। नॉर्मल सा कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बाद इसे किसने डिज़ाइन किया था, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डिज़ाइन किया था। इसके बाद इसे कब डिज़ाइन किया गया था और किसने डिज़ाइन किया था, उसके बारे में बेसिक सी डिटेल दी हुई है। बाकी इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इसमें जो क्वेश्चन पूछने वाली बात है, तो उसमें ये इसको किस नाम से जाना जाता है, इसे MS ऑफिस के नाम से भी जाना जाता है और इसको ऑफिस सूट भी कहा जाता है। पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर इसमें से क्वेश्चन बनता है तो ये फर्स्ट वर्जन इसका कब मार्केट में आया था, तो पहला वर्जन इसका जो आया था वो मैक एप्पल के लिए आया था। एप्पल OS ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आया था, वो 1989 1989 के अंदर आया था। उसके एक साल के बाद में 1990 के अंदर ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए डिजाइन किया गया था। उस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 1.0 फर्स्ट वर्जन आया हुआ है। यही एंड्रॉयड के लिए अगर हम इसकी बात करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो एंड्रॉयड के लिए आया, तो वो एंड्रॉयड के लिए WPS के नाम से आया। तो इसमें ये पूछ सकते हैं कि WPS की फुल फॉर्म
क्या है। तो राइटर, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, ये WPS की आपकी फुल फॉर्म है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन है उनके बारे में बताया गया है। तो इसमें 2019 में जो ये वर्जन था उसके अंदर आपके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, ये फीचर आपको पहले से ही प्रोवाइड किए गए थे। लेकिन उसके बाद में जो इसका लेटेस्ट वर्जन जो आया हुआ है वो 2024 के अंदर आया हुआ है। 2024 के अंदर इसको माइक्रोसॉफ्ट 365 के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर भी कुछ अपडेट फंक्शन को इसके अंदर ऐड किया गया है जो 2024 के अंदर लेटेस्ट वर्जन इसका आया हुआ है उसके बारे में ये बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 4 पार्ट हैं। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये जो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है उन 4 पार्टों के मेनली वर्क क्या है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसका जो वर्क रहता है मेनली डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसका वर्क किया जाता है। उसके बाद एक्सेल है, इसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय और सांख्यिकी गणनाएं जैसे कोई बही खाते वगैरह, आय वगैरह के बारे में जानकारी के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। पावर पॉइंट वहीं आपको स्लाइड बनाकर कोई प्रेजेंटेशन, PPT वगैरह के लिए इसका यूज किया जाता है। किसी डेटा वगैरह, किसी कंपनी का डेटा वगैरह, उसको कोई प्रोजेक्ट वगैरह है उसको शो करने के लिए, दिखाने के लिए क्लाइंट वगैरह को, इसके लिए आपका पावर पॉइंट का यूज किया जाता है। बेसिकली इनमें से कोई क्वेश्चन आता नहीं है, आपको आगे क्वेश्चन आएगा वो इनकी शॉर्टकट कीज वगैरह में से जो मेन्यू बार हैं, रिबन है, उनमें से क्वेश्चन आएगा। वहाँ से जो भी मोस्ट होगा मैं आपको बता दूंगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके जैसे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर पहले ही मार्केट में आ चुके थे, जैसे कि वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट, सॉफ्ट वर्ड, अक्षर। ये सॉफ्टवेयर इसके कंपैरिजन में इसीलिए मार्केट में ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए क्योंकि इसके अंदर जो फीचर थे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कंपैरिजन में थोड़े कम थे। इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितने फीचर प्रोवाइड किए थे उतने अन्य जो मार्केट में वर्ड से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर आए थे उनमें वो फीचर प्रोवाइड नहीं किए गए थे। इसमें आपको दिखाया गया है जो मेन 4 पार्ट मैंने उनकी जो बात की आपकी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने 4 पार्टों में डिवाइड किया था। तो ये आपका वर्ड हो गया और ये आपका एक्सेल हो गया, ये पावर पॉइंट हो गया और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया। बेसिकली पावर पॉइंट स्लाइड के लिए एक्सेस आपको DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, जो अपने सर्वर वगैरह होते हैं जहाँ डाटा अपना फीड रहता है, उसके लिए MS ऑफिस का वर्क यूज़ किया जाता है। अपने इसमें सिलेबस इसमें आपको दिखाया गया है जो मेन 4 पार्ट मैंने उनकी जो बात की आपकी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने 4 पार्टों में डिवाइड किया था। तो ये आपका वर्ड हो गया और ये आपका एक्सेल हो गया, ये पावर पॉइंट हो गया और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया। बेसिकली पावर पॉइंट स्लाइड के लिए एक्सेस आपको DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, जो अपने सर्वर वगैरह होते हैं जहाँ डाटा अपना फीड रहता है, उसके लिए MS ऑफिस का वर्क यूज़ किया जाता है। अपने इसमें सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में ये 3 पार्ट हैं जो दिए गए हैं। इन तीनों पार्ट के बारे में हम आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें से अपन ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कर दिया है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज बेसिकली अपन कोई फॉर्मेटिंग, कोई डिजाइन वगैरह के लिए इसका यूज किया जाता है। किसी वर्ड वगैरह पर अपन कोई फॉर्मेटिंग वगैरह यूज करते हैं, किसी वर्ड को या फिर किसी डॉक्यूमेंट को अपन किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, उसके लिए अपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं। ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिस तरीके से आपका माइक्रोसॉफ्ट
ऑफिस है उसी तरीके से ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बेसिकली जो वर्क किए जाते हैं, जैसे किसी वर्ड का रंग बदलना, तो यहाँ मैंने आपको बता रखा है स्टडी बाई एनजी, इसका कलर मैंने रेड किया हुआ है, यहीं ब्लैक हो रखा है, बाकी सारे पार्ट में इसका कलर क्या है, ब्लैक हो रखा है। दूसरा इसमें आकार वगैरह, आकृति वगैरह चेंज करना, तो ये स्टडी बाई एनजी का जो फॉन्ट साइज है वो मैंने बढ़ा दिया है, यहाँ लिखने का टाइप बदल दिया है, यहाँ जो फॉन्ट लिखा है उसके नीचे अंडरलाइन खींच दिया है। मतलब बेसिकली ऐसे फॉर्मेटिंग वर्क इसके अंदर किए जाते हैं। इसके अंदर अगर क्वेश्चन आपसे बन सकता है तो एक्सटेंशन से बन सकता है। तो वो एक्सटेंशन से जो क्वेश्चन, एक्सटेंशन का मतलब होता है कोई भी फाइल किस नाम से जानी जाती है। जैसे आपने ऑडियो फाइल को देखा होगा तो ऑडियो फाइल के पीछे MP3 लिखा होता है, तो वो ये MP3 है, वो MP3 क्या है, एक्सटेंशन है। इसी तरीके से वीडियो फाइल होती है, वीडियो फाइल के पीछे MP4 लिखा होता है, MP4 क्या है, इसका एक्सटेंशन। वही चीजें जो डिफाइन की जाती हैं वो उस एक्सटेंशन के थ्रू ही पता चलता है कि हम ये फाइल जो है वो किस टाइप की फाइल है। तो इस फाइल का जो नाम था वो 2003 तक .doc के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 2003 के बाद इसका नेक्स्ट जो वर्जन आया था 2007 से 2019 के बीच में, उनको .docx के नाम से जानते थे। अगर इन दोनों में कंपैरिजन देखो आप तो 2003 तक DOC था और 2007 से 2019 के बाद में इसमें X और जोड़ दिया था। उसके बाद इसकी एक टेम्पलेट फाइल आती है। टेम्पलेट फाइल के लिए इसमें आप देख सकते हैं T है, तो यहाँ क्या किया है कि 2003 तक इसको DOT बोलते थे। टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन था वो DOT था, तो 2019 में वहीं DOT के साथ में X लगा दिया। ठीक इसी तरीके से DOC के साथ में X लगाया था, यहाँ टेम्पलेट के साथ भी इन्होंने क्या कर दिया, X लगा दिया। एक माइक्रो फाइल बनती है इसकी। माइक्रो फाइल पहले नहीं थी, लेटेस्ट वर्जन में ही इसमें ये ऑप्शन का यूज किया जाने लगा। तो माइक्रो फाइल का जो एक्सटेंशन है वो DOCM है। तो यहाँ बेसिकली मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनने की क्या है, संभावना है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट और क्या दिया गया है स्लाइड। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं हो इसीलिए मैंने जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या जो भी मेन वर्ड हैं वो मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट करके देने की कोशिश की है। एक आता है बेसिकली क्वेश्चन के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो वर्ड है उसको आप किस तरीके से ओपन कर सकते हो। तो आप जब भी डेस्कटॉप या लैपटॉप वगैरह ओपन करोगे तो वहाँ आपके कीबोर्ड में एक विंडो की होगी, उसको प्रेस करने के साथ में, उसको दबाने के साथ में अगर R आप प्रेस करते हो तो एक रन कमांड विंडो ओपन होती है। रन कमांड विंडो के अंदर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। उस डायलॉग बॉक्स में आप winword या winword.exe लिख दोगे, उसके बाद एंटर दबाने पर आपका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। इसके बेसिकली दो तरीके हैं इसमें। एक तो आप डायलॉग बॉक्स के थ्रू ओपन कर सकते हो, दूसरा आप स्टार्ट बटन जो होता है विंडो 10 के अंदर स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन के अंदर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में जितने भी प्रोग्राम उस डेस्कटॉप या लैपटॉप के अंदर होंगे वो आपको शो होने लग जाएंगे। वहाँ आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाएगा। उस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हो। इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हो। इसके कुछ पार्ट हैं जिनसे बेसिकली नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि टाइटल बार किसे कहते हैं, स्क्रॉल बार किसे कहते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की है यहाँ। तो ये एक टाइटल बार होता है। टाइटल बार पर बेसिकली आपको कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं, जैसे डॉक्यूमेंट का नाम, जो आपकी फाइल है वो किस नाम से है। इस फाइल को आप मिनिमाइज कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो, अगर छोटा साइज किया हुआ है तो आपने फाइल का, और इसी को यहीं से क्लोज के बटन से आप क्लोज कर सकते हो। ये आपकी बेसिकली किस पर होती है, टाइटल बार वाली स्लाइड पर ये ऑप्शन मिलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का ऑप्शन है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की विंडो में किस जगह पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा टाइटल बार पे है या फिर स्क्रॉल बार पे है या स्टेटस बार पे है, कहाँ पाया जाता है।
तो उसका आप सीधा सा आंसर दे सकते हो कि टाइटल बार पर क्लोज वाला ऑप्शन मिलता है। इसके बारे में आगे यहाँ दिया हुआ है, टाइटल बार हो गया आपका, ये टास्क बार हो गया। हाइड करने का, मिनिमाइज मतलब आप डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीटली बंद नहीं करते हो, टास्क बार पर इसको डाल देते हो, उसे कहते हैं मिनिमाइज। मैक्सिमाइज आप उसी डॉक्यूमेंट को रीओपन कर देते हो तो उसे मैक्सिमाइज हो जाता है। रीस्टोर करना भी उसे बोलते हैं। इसके अंदर आप किसी डॉक्यूमेंट या फाइल को बना रहे हो तो आपने जब तक उस डॉक्यूमेंट या फाइल का नाम नहीं दिया है तो ये बाय डिफॉल्ट रूप से डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2 के नाम से ये फाइल सेव हो जाती है। जैसे आपने एक फाइल बनाई तो वो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से हो जाएगी, दूसरी फाइल बनाते हो आप तो वो डॉक्यूमेंट 2 के नाम से हो जाती है, जब तक ये आप उसमें अपना, स्पेशली आपने अगर कोई नाम नहीं दिया है उस कंडीशन में। अगर आपने नाम दिया हुआ है तो वही चीज़ वहाँ पे शो होगी। बाकी अगर पूछ लेते हैं कि जो फाइल आपने बनाई है उस फाइल का नाम कहाँ शो होता है, तो आप नॉर्मली वहाँ क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उसमें आप बोल सकते हो कि टाइटल बार पर इसका फाइल का नाम सेव होता है, शो होता है, वहाँ दिखाई देता है। इसमें आपको कुछ और ऑप्शन भी हैं जो आपके टाइटल बार पर शो होते हैं। ऑटो सेव, जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो आधा आपने डॉक्यूमेंट बना लिया, उसके बाद उसमें कुछ और भी टाइप कर दिया, तो जैसे जैसे आप टाइप करते जाओगे और वो डाटा सेव होता जाएगा, जब आप इस ऑप्शन को ऑन कर दोगे तो सेव से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। अंडू से जो काम आपने किया है वो गलती से कुछ गलत हो गया है तो उसको बैक साइड में जाने के लिए अंडू का यूज किया जाता है। रीडू का यूज आप आगे बढ़ने के लिए करते हो, वो काम कर दिया उससे बैक चले गए, उसको आगे बढ़ाने के लिए रीडू का यूज करोगे। कस्टमाइज क्विक एक्शन टूल बार, इसके अंदर आप जो ऑप्शन ज़्यादा यूज करते हो, बेसिकली बार बार जिन ऑप्शंस का यूज किया जाता है उनको इसके अंदर ऐड किया जाता है क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर। इसके बारे में आगे और बता दूंगा मैं आपको। इसके बाद ये आपके नॉर्मली विंडो दिखाया गया है, इसके अंदर फाइल मेन्यू, टाइटल बार दिया गया है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, और ये आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार के बारे में बताया गया है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो तरीके स्क्रॉल बार होते हैं आपके। ये रूलर है जिसके बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा, सारे ऑप्शन के बारे में डिटेल आपको आगे दी गई है स्टेप बाय स्टेप। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ ऑप्शंस हैं जिनका डायरेक्टली यूज किया जाता है, उनके बारे में डिटेल देख लेते हैं। मेन्यू बार, मेन्यू बार किसे बोलते हैं? जैसे मेन्यू बार के अंदर आपका आ जाता है फाइल, आ जाता है होम, आ जाता है इंसर्ट, आ जाता है डिजाइन, आ जाता है और लेआउट, रेफरेंस, ये सब आपके मेन्यू बार के अंदर आते हैं। इसको टैब बार भी बोलते हैं। इसके अंदर जो सब फोल्डर होते हैं, जैसे अगर आपने होम को ओपन किया, होम मेन्यू को ओपन किया, तो उस होम मेन्यू के अंदर आपका जो ये क्लिप बोर्ड है, फॉन्ट है, ये सब फोल्डर होते हैं, उन सब फोल्डर को अपन रिबन के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है आपका रूलर बार, ये आपको नीचे दिया हुआ है रूलर बार के बारे में। ये रूलर बार बेसिकली आप जब कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो तो डॉक्यूमेंट में कितनी जगह में आप उसको यूज करना चाहते हो, कितनी जगह में आप उसको डाटा को फीड करना चाहते हो, या किसी पेज पर आप कितने भाग में लिखना चाहते हो, तो इतना जो ये पार्ट है, ये पोर्शन है, इस पोर्शन के बीच में आप डाटा लिख सकते हो, इस साइड के पोर्शन में आप डाटा नहीं लिख सकते, तो इसे आप ऊपर से खिसका कर सेट कर सकते हो। तो रूलर बार में दो हॉरिजेंटल रूलर बार होता है, एक वर्टिकल रूलर बार होता है। तो हॉरिजेंटल इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो, एक आपका लेफ्ट साइड में और मिलता है जिसको आप ऊपर नीचे से सेट कर सकते हो। जैसे कि आपको ये वर्टिकल आपने इतना सेट कर दिया, तो आप ऊपर की साइड से आप सेट करना चाहते हो, तो यहाँ से आपने इसको क्या कर दिया, वर्टिकली सेट कर दिया। इस तरीके से आपके रूलर बार दो तरीके के होते हैं। ठीक इसी तरीके से आपके एक स्क्रॉल बार होता है। स्क्रॉल का मतलब होता है किसी भी चीज को आप एक जगह से खिसका कर दूसरी जगह शिफ्ट करना। बेसिकली इसमें भी एक हॉरिजेंटल होता है, एक वर्टिकल होता है। जैसे मान लीजिए आपका एक ये पेज है, इस पेज को वर्टिकल के थ्रू आप क्या करोगे, अप डाउन ऊपर कर सकते हो और नीचे की तरफ खिसका सकते हो। स्क्रॉल करके आप ऊपर की साइड देख पेज को करके आप नीचे की साइड आप देख सकते हो, या नीचे टाइप कर सकते हो। ऊपर आपको टाइप करना हो तो वो वर्टिकल के थ्रू आप अप डाउन कर सकते हो।
ठीक उसी तरीके में आप लेफ्ट या राइट साइड कर सकते हो। जैसे आपने किसी पेज को जूम कर दिया, तो आप एक छोटे से भाग में आप काम कर रहे हो, तो उसको आप लेफ्ट या राइट मूव कराने के लिए आप जो ऑप्शन यूज करोगे, उसके लिए आप हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार का यूज करोगे, और अप डाउन के लिए आप वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज करोगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसी के अंदर दिया गया है स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपको बेसिकली, ये मैंने आपको इमेज प्रोवाइड की है, उसके अंदर ये दो चीजें बेसिकली आपको शो करेंगी। जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट कोई 15 पेज का है, तो जिस पेज पर आप वर्क करोगे फर्स्ट नंबर पे, एक तो वो पेज आपको शो करेगा, लास्ट में आपको टोटल कितने पेज हैं उस डॉक्यूमेंट के अंदर वो शो करेगा। उसके बाद एक सेकंड ऑप्शन दिया हुआ होता है जिसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड आपने टाइप किए हुए हैं वो आपको शो करता है। तो कभी पूछ लिया जाता है कि डॉक्यूमेंट के बारे में वर्ड और पेज की नंबर आपको किस बार पर शो होते हैं, तो आप उसे बता सकते हैं कि आप स्टेटस बार पर ये डाटा आपको मिल जाएगा। क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में आपने फर्स्ट पेज में बात की थी। क्विक एक्सेस टूल बार में जैसे कोई न्यू डॉक्यूमेंट आपको ओपन करना हो, न्यू डॉक्यूमेंट बनाना हो, ओपन करना हो या सेव करना हो, जो क्विक बहुत ज़्यादा यूज होने वाले ऑप्शन का अपन यूज करते हैं वो क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर करते हैं। एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, जो जूम साइज होती है किसी डॉक्यूमेंट की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, हम अगर डॉक्यूमेंट को जूम करना चाहें तो बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी होती है और मिनिमम कितनी होती है, ये पूछ लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये 98 की जगह 100 होती है, और मैक्सिमम इसे हम 500 तक जूम कर सकते हैं, और मिनिमम जूम इसे हम 10% तक कर सकते हैं। ये इसमें दिया होता है। ये नीचे आपको जो शो करेगा वो स्टेटस बार में ही लास्ट में शो करेगा जूम के बारे में। अगर आप यहाँ देखना चाहो तो इससे आगे वही जूम वाला स्टेटस आपको शो करेगा। कुछ ऑफिस बटन, इससे पहले एक क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इस तरीके का बटन दिया हुआ होता था, उसके अंदर आपको ये ऑप्शन दिए हुए होते थे न्यू। पहले फाइल नाम से कोई ऑप्शन नहीं आता था, मेन्यू बार नहीं था उस टाइम पे। होम से आगे स्टार्ट होते थे मेन्यू बार के जो भी ऑप्शन थे वो। पहले 2019 से पहले ये वाले ऑप्शन आपके यूज होते थे, जिसके अंदर एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आइकन बना हुआ होता था, उसी के अंदर आपके ये ऑप्शन दिए हुए होते थे। न्यू है, ओपन है, सेव है, सेव एज है। अगर आपसे पूछ लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो आइकन आता था उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन आते थे, इनमें से कौन से ऑप्शन हैं कौन से नहीं हैं, तो उस कंडीशन में आपसे ये पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको किसी भी जगह किसी भी टॉपिक में कोई समस्या आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि सर यह टॉपिक समझ नहीं आया, मैं आपको उसे सही से समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और उन सभी फ्रेंड्स को शेयर करें जिनको इसकी जरूरत है।